हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 67 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। उसके बाद हम पहले हमारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है वो उसे रीड करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको बैलेंस शीट में गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसे मैंने जो है वो शेयर कैपिटल को हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं, जिसे मैंने पार्ट 3 में जो है वो समझाया है। कौन सी आइटम को हमने कहाँ पर लिखना है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और मैंने उस पॉइंट को किस पार्ट में एक्सप्लेन किया है ये भी मैं आपको जो है वो साथ साथ बताती जाऊंगी। उसके बाद आपको गिवन है क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आपको जो है वो नोट नंबर 1 क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए नोट नंबर 1 अब चेक करते हैं। नोट नंबर 1 में आपको गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको गिवन है सरप्लस के बैलेंसेस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इस पॉइंट को मैंने जो है वो पार्ट 5 में इन डिटेल जो है वो समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 5 जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसे भी मैंने जो है वो पार्ट 3 में जो है वो समझाया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो होती हैं वो हमारी एक तरह की बोरोड कैपिटल का पार्ट बनती हैं। उसके बाद आपको गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जो ये ट्रेड पेबल्स हैं हम इन्हें इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करेंगे। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल। इसे मैंने पार्ट 7 में इन डिटेल जो है वो समझाया है, तो आप पार्ट 7 जो है वो उसे एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए जो है वो नोट नंबर मेंशन है। चलिए अब इसे नोट्स टू अकाउंट में चेक करते हैं कि इनमें आपको क्या क्या आइटम्स जो है वो गिवन है। नोट नंबर 2 में आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपको गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं। ये मैंने आपको जो है वो पार्ट 3 में भी जो है वो इन डिटेल समझाया है कि हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो क्यों इंक्लूड करते हैं। प्लस मैंने आपको पार्ट 60 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो सॉल्व किया है उसमें भी मैंने आपको इन डिटेल समझाया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्यों इंक्लूड करते हैं। तो आप एक बार इन दोनों पार्ट्स को पार्ट 3 और पार्ट 60 को जरूर चेक करें अगर कोई भी आपको डाउट हो। और मैंने पार्ट 3 में कुछ और आइटम्स भी बताई हैं जो गिवन हमें करंट लायबिलिटीज के अंडर होती हैं, बट आपको लिखना उन्हें जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंडर होता है। तो आप एक बार पार्ट 3 जो है वो उसे जरूर चेक करें। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस। ये मैंने आपको समझाया है पार्ट 9 में। आपको इसका जो है वो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसे हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम पेड और मेड को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आपको गिवन है एसेट साइड। एसेट साइड में आपको गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको गिवन है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपको गिवन है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, और दोनों के लिए आपको जो है वो नोट नंबर क्वेश्चन में मेंशन है। टेंजिबल एसेट्स में आपको गिवन है मशीनरी,
के बैलेंसेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस। यहाँ पर आपको अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस जो है वो गिवन है। इट मीन्स आपको यहाँ पर मैंने जो आपको पार्ट 31 में डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट समझाया है, जिसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब आपको इस पॉइंट को सॉल्व करना है। और मशीनरी को हम हमारी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं, इसे भी मैंने जो है वो पार्ट 3 में समझाया है। उसके बाद है हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में जो है वो हमें गिवन है पेटेंट्स। पेटेंट्स हमारा एक तरह का इनटेंजिबल एसेट जो है वो होता है। सभी इनटेंजिबल एसेट्स कोई भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, सबका जो ट्रीटमेंट होता है वो सेम ही होता है। जिस तरह से हमने अभी तक गुडविल को समझा है कि हम गुडविल को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, सेम ही जो है वो पेटेंट्स का भी ट्रीटमेंट जो है वो होता है। अकाउंट से हमें पता चलता है हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं। तो जो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट समझा है वही सेम जो है वो हमारे पेटेंट्स का भी ट्रीटमेंट है। गुडविल का ट्रीटमेंट इन डिटेल आपको पार्ट 21 जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 बताया है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक, करंट एसेट्स जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। करंट एसेट्स में आपको सबसे पहले गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को हम हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जो है वो इंक्लूड करते हैं जब हमने एट लास्ट अपना जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करना है। इसे क्यों करते हैं, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो पार्ट 57 क्वेश्चन नंबर 44 से मिल जाएगी। आप वहां से इसे जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इन दोनों आइटम्स को हम यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये मैंने पार्ट 7 में इन डिटेल समझाया है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंस गिवन है, इसे हम एट दी एंड जो है वो हमारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन में जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 16,000। आपको टैक्स पेड की अमाउंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ये मैंने आपको समझाया था पार्ट 9 में। अगर हमें पेड क्वेश्चन में गिवन हो तो हम मेड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और अकाउंट हमारा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और एडजस्टमेंट गिवन है, मशीन विद द नेट बुक वैल्यू ऑफ 10,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 वाज सोल्ड फॉर 2,000। इस एडजस्टमेंट को हम यूज करेंगे जब हम हमारे मशीनरी का अकाउंट, टेंजिबल एसेट का अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट्स में। चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको सारी आइटम्स समझा दी हैं कि कौन कौन से आइटम्स को हमने कहाँ पर लिखना है, किस तरह से ट्रीट करना है। अब हम जो है वो हमारे वर्किंग नोट्स को प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम हमारे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का वर्किंग नोट। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो है वो सरप्लस के बैलेंसेस गिवन है नोट्स टू अकाउंट में। तो इट मीन्स हम यहाँ पर जो है वो जो मैंने आपको पार्ट 5 में पॉइंट नंबर 3 समझाया था उसे हम यूज करके जो है वो इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो या नोट्स टू अकाउंट में गिवन हो तो आपको पॉइंट नंबर 3 ही जो है वो अपने क्वेश्चन में यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000, नोट्स टू अकाउंट में आपको गिवन है, और ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000। दोनों को माइनस कर दीजिए और अमाउंट आपके पास आ जाएगी 1,40,000।
50,000। अब उसके बाद हम कुछ आइटम्स यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ को हम माइनस करते हैं। क्या प्लस या माइनस करना है ये आपको खुद ही जो है वो अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस गिवन है। आपको यहाँ पर इसका एक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की ये अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये आपको पार्ट 9 से जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस 11,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,000। उसके बाद यहाँ पर दो आइटम्स और आती हैं इस अकाउंट में, एक है टू बैंक पेड और बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। अब आप देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको टैक्स पेड की अमाउंट गिवन है 16,000। अब ये गिवन है तो हम इसे जो है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल करा आ रहा है 34,000। 34 माइनस 11,000 ये बच जाएगा 23,000 और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। बैलेंसिंग फिगर जो ये टैक्स पेड है हम इसे माइनस करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से। जब हम माइनस टैक्स पेड लिखते हैं तब हम ये अमाउंट माइनस करेंगे और जो ये अमाउंट है हम इसे प्लस करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स ये अमाउंट यहाँ जाएगी ऊपर, यहाँ लिख दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, साथ में मेंशन कर दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2, ये आ जाएगा यहाँ पर 23,000। यही दो आइटम्स आएंगी यहाँ पर, आपको बस इन दोनों को प्लस करके टोटल जो है वो यहाँ पर लिखना है 163,000 और हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब चलते हैं आगे अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट अकाउंट हम बना रहे हैं पेटेंट्स का। पेटेंट्स का आप चाहें तो ओरली भी बना सकते हैं क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड गिवन नहीं है। पेटेंट्स का अकाउंट बिल्कुल सेम है जैसा हम अभी तक गुडविल का बनाते आए हैं। गुडविल का अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 21 जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है उससे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 30,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 50,000। अब आपको बस जो है वो इस अकाउंट को बैलेंस करना है। टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 50,000, डेबिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 20,000 का, तो हमने यहाँ पर डिफरेंस डाल दिया 20,000। अब इसे किस नाम से डालना है वो हम डालेंगे टू बैंक परचेज के नेम से। बैलेंसिंग फिगर कि हमने पेटेंट्स को जो है वो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है। अगर डिफरेंस बाय वाली साइड बचता तो हमने इसे डाल देना था बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ में कि हमने रिटर्न राइट ऑफ कर दिया है हमारे पेटेंट्स को। ये बिल्कुल वही पॉइंट है, अगर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं, अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम उसे जो है वो परचेज में डाल देते हैं। सेम पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर पेटेंट्स के लिए भी जो है वो फॉलो करना है। अगर आप इसे ओरली करना चाहते हैं तो आप ओरली भी कर सकते थे। पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग है 50,000। ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 50। पेटेंट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स 30 से 50 पेटेंट्स हो गए हैं। इट मीन्स कि हमने नए पेटेंट्स जो है वो खरीदे होंगे जिसकी वजह से ये बढ़ गए हैं। तो आप सीधा भी डाल सकते थे परचेज ऑफ पेटेंट्स अपने क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कि 20,000 से हमारे पेटेंट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। आप अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं या फिर आप इसे ओरली भी कर सकते हैं। अब जो ये टू बैंक परचेज है हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज आउटफ्लो, क्योंकि हमने परचेज किया है पेटेंट्स को तो परचेज करने के लिए हमें जो है वो पेमेंट करनी पड़ी होगी।
ओके लर्नर्स, आई होप आपको पेटेंट्स का पॉइंट क्लियर होगा। बिल्कुल वही पॉइंट है जो हम अभी तक गुडविल के लिए फॉलो करते आए हैं। कोई भी इंटेंजिबल एसेट आ जाए, कॉपीराइट आ जाए, ट्रेडमार्क आ जाए, उनका अकाउंट जैसे हम गुडविल का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही जो है वो अकाउंट बनेगा। उसके बाद चलिए पहले अब हम प्रिपेयर करते हैं मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट। इन अकाउंट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 31 से मिल जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 17 लाख। उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 20 लाख का। साथ ही में हमने प्रिपेयर करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन जो है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 1,40,000। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलिए अब उसे रीड आउट करते हैं। मशीन विद द नेट बुक वैल्यू ऑफ 10,000। नेट बुक वैल्यू का मतलब है बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, या फिर जो नेट वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं। नेट वैल्यू, ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 10,000। ये वैल्यू गिवन है आपको 10,000। उसके बाद बताया गया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। इट मीन्स जो हमने ये मशीन बेची है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी है 40,000 की। माइनस करते हैं तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। 10,000 की बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू है जिसके ऊपर 40,000 की डेप्रिसिएशन हमने लगाई है। वॉज सोल्ड फॉर 2,000, जिसे हमने 2,000 के ऊपर जो है वो बेच दिया है। यहाँ से हमें पता चला कि हमें सेल करने पर लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल। 10,000 के आइटम को हमने 2,000 में बेच दिया। इट मीन्स 8,000 का हमें जो है वो यहाँ पर लॉस हुआ है। अब ये एक कॉलम रह गया है भरने वाला, तो आप इसे चाहें तो खुद ही भर सकते हैं। 50,000 आएगा यहाँ पर। किसमें से हम 40,000 माइनस करेंगे कि हमारे पास 10,000 जो है वो बच जाएगा। 50 में से 40 माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास जो है वो 10,000 बच जाएगा। इट मीन्स 50,000 की हमारी कॉस्ट थी मशीन की, जिसके ऊपर 40,000 की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, और रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास 10,000 बची, जिसे हमने 2,000 पर बेच दिया, और 8,000 का हमें जो है वो नुकसान हो गया। यहाँ पर हमारा ये वर्किंग नोट जो है वो कंप्लीट हो गया है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये 40,000 की डेप्रिसिएशन गिवन है वो उसे पूरी डेप्रिसिएशन मान लेते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर होती है, या जो हम पूरे एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं। जो पूरे एसेट की होती है वो आपको अलग से मेंशन होता है कि इतनी हमने पूरे साल में चार्ज करी है, या ये टोटल एसेट की है। ठीक है, ये हमें सिर्फ उस बेचने वाले पार्ट की बताई गई है कि बेचने वाले पार्ट के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगी है। चलिए अब वर्किंग नोट को कंप्लीट करते हैं। अकाउंट्स कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू वाली साइड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी। यहाँ पर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन सेलिंग पार्ट। बेचने वाले पार्ट के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन आई है वो है 40,000। उसके बाद एक और अमाउंट आती है यहाँ पर जिसे हम डालते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से। हम इसे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। ये है हमारी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी एसेट के ऊपर। सबसे पहले इस साइड का टोटल कीजिए। ये आएगा 1,80,000। इसमें से माइनस कर दिया 90,000। ये हमारे पास बच जाएगा 90,000, और हमारा ये अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमने बैलेंसिंग फिगर में डाला है, हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और हम इसे जो है वो प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अब इस मशीनरी का चलिए ये आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मशीनरी के अकाउंट की। सबसे पहले हमने यहाँ पर डाल दिया बाय बैंक सेल। हमें पता चला हमें 2,000 की हमने सेल की है। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस
लॉस ऑन सेल, सेल करने पर हमें जो है वो 8,000 का नुकसान हुआ है। अब इस अकाउंट में एक चीज और आती है, वो है जो हमने ये मशीनरी की डेप्रीसिएशन यहाँ पर डाली है, वो हमें यहाँ अकाउंट में मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, वो आ जाएगी 40,000। अब हमने जो है वो सारी आइटम्स डाल ली हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट जो है वो उसे बैलेंस करना है। सबसे पहले देखिए हमने क्या, क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 205,000,000। अब उसमें से आप 17 लाख माइनस कर दीजिए, तो ये आपका बचेगा 3,50,000। बैलेंस जो है वो हमारा डेबिट साइड पर बच रहा है। तो अब हम इसे किस नाम से डालेंगे, हम इसे डालेंगे टू बैंक परचेज के नेम से, टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। डेबिट साइड पर तीन चीजें ही टोटल आती हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैंक परचेज और एक टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। लॉस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो हम इधर दोबारा प्रॉफिट जो है वो नहीं डालेंगे। तो एक ही आइटम बची डालने के लिए, वो है 3,50,000 की, और उससे हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया टू बैंक परचेज में डालने से। अब जो ये टू बैंक परचेज है, हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और हम इसे जो है वो आउटफ्लो की तरह शो करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हमने मशीन को परचेज करा है। परचेज करने से हमें जो है वो पेमेंट इसकी करनी पड़ेगी। जो ये बाय बैंक सेल है, इसे हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एज इनफ्लो पॉजिटिव अमाउंट से शो करेंगे। जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल है, हम इसे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अब कोई भी यूज और नहीं होगा क्वेश्चन में, ये हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अकाउंट कंप्लीट करने के लिए जरूरी होती है। उसी तरह से जो ये टू मशीन है, इसका भी अब क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं होगा, ये भी हमें जो है वो सिर्फ अकाउंट कंप्लीट करने के लिए ही चाहिए होती है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया है। कोई भी अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप पार्ट 31 चेक कीजिए, मैंने उसमें इन डिटेल समझाया है कि हमने किस आइटम को कहाँ लिखा है, उसे लिखने का रीजन जो है वो क्या है, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हम अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 45 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व किया है, उससे आपको जो है वो मिल जाएगी। मैंने विद जर्नल एंट्री समझाया है कि हम इस अकाउंट को किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। चलिए अब हम अकाउंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 125,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। अब कोई भी आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब आपको बस अपना ये अकाउंट जो है वो बैलेंस करना है। टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है 2 लाख, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 75,000 का, तो हम इसे डाल देंगे बाय बैंक के नेम से बैलेंसिंग फिगर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ बोरिंग्स, रेजिंग ऑफ बोरिंग्स। और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये हमने डाला है बाय बैंक, इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज इनफ्लो जो है वो हम इसे शो करेंगे, क्योंकि हमने नया लोन रेज किया है, हमने नया लोन रेज किया है। इट मीन्स हमारे बिजनेस में पैसा जो है वो आया है, तो हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो एज इनफ्लो जो है वो शो करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। ओपनिंग बैलेंस था 125,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख का। हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारा लोन बढ़ गया है, 1,25,000 से 2 लाख हो गया है।
है। इट मीन्स हमने जो है वो नया लोन अपने बिजनेस में लिया है, नया लोन लिया है, तो इट मीन्स हम लिख देंगे रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, डिफरेंस 75,000 ही आएगा दोनों का। तो चाहे आप अकाउंट बनाकर कर लें या फिर आप चाहे ओरली कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, दोनों तरह से ही ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट। ये अकाउंट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं हमारे, अगर आपको याद हो, पार्ट 60 में क्वेश्चन नंबर 47 में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सो सबसे पहले आएगा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 और उसके बाद आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, तो अब हमने सिर्फ अपना जो अकाउंट है उसे बैलेंस करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है। क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 2,000 का, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 2,000। नाम हम लिख देंगे यहाँ पर बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पर रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। B/O मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। और जो हमारा ये बाय बैंक ओवरड्राफ्ट आया है, हमने रेज किया है, इसे हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो एज एन इनफ्लो जो है वो शो करेंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो है वो हमें एक तरह से फाइनेंस करने में हेल्प करता है। तो इट मीन्स ओवरड्राफ्ट रेज किया है तो हमारे बिजनेस में पैसा जो है वो आएगा, तो हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो एज इनफ्लो जो है वो शो करेंगे। आप अगर चाहें तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जब आप अकाउंट बनाएंगे या फिर आप वर्किंग नोट में ये एक नोट भी जो है वो शो कर सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ बोरिंग, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि एक तरह की हमारी बोरिंग होती है, तो उसे हम जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं। हम इसे हमारी वर्किंग कैपिटल में जो है वो एडजस्ट नहीं करते हैं बाकी करंट लायबिलिटीज की तरह। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल के अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 46 से मिल जाएगी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो सॉल्व किया है। मैंने इसे भी विद जर्नल एंट्री जो है वो समझाया है कि हम इस अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 14 लाख। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख। क्वेश्चन में आपको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इट मीन्स आपको बस इस अकाउंट को अब बैलेंस करना है। डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बच रहा है 1 लाख का, तो हम इसे डाल देंगे बाय बैंक के नेम से, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इस तरह से। और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। जो हमने ये लिखा है बाय बैंक रेज किया है, तो हम इसे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो एज एन इनफ्लो पॉजिटिव अमाउंट से जो है वो शो करेंगे, क्योंकि हमने पैसा रेज किया है मार्केट से। ठीक है, नए शेयर्स इशू करे हैं, तो इन रिटर्न जो है वो हम अमाउंट जो है वो रिसीव करेंगे। चलिए, अब हमने सारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं सभी। अब हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर आपको लिखना होता है क्लोजिंग ईयर। क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग ईयर गिवन है 2014, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2014। उसके बाद हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को। इसे हमने जो है वो हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में जो है वो सॉल्व किया है, जिसका आंसर है 1,63,000। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अभी आपको खुद ही क्वेश्चन में ढूंढने हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या आइटम्स जो है वो लिखनी है। एक हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन
मशीनरी जिसकी अमाउंट है 90,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो हमने कैलकुलेट किया था 8,000। ये दोनों अमाउंट्स जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आपको वर्किंग नोट नंबर भी जो है वो ज़रूर अपने क्वेश्चन में जो है वो मेंशन करने हैं कि आपने किस आइटम को कहाँ से जो है वो लिया है। अब बस आपको इन आइटम्स को प्लस करके यहाँ लिखना है आउटर कॉलम में। 90,000 प्लस 8,000 ये आ जाएगा 98,000। अब इस 98,000 को आपको प्लस करना है 1,63,000 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 2,61,000। ये हमने कैलकुलेट किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इन्हें मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 7 में समझाया है कि हम इन्हें जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम हमारी बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि हमें कौन कौन सी आइटम्स जो है वो यहाँ पर लिखनी है। करंट लायबिलिटीज में देखिए हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में था ओवरड्राफ्ट, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। तो अब आपको इसे दोबारा यहाँ पर नहीं लिखना है। हर एक आइटम जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो किसी एक एक्टिविटी में ही जो है वो आपको लिखनी है, आप उसे एक से ज्यादा एक्टिविटी में नहीं लिख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को भी हम लिख चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाकर हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख रहे हैं पेड और मेड की तरह। तो अब आपको इसे दोबारा यहाँ पर जो है वो एडजस्ट नहीं करना है। तो एक ही आइटम बची यहाँ पर लिखने वाली, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का देखिए ओपनिंग बैलेंस था 83,000 और क्लोजिंग है 15,000। हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज कितनी अमाउंट से हो रहे हैं, जो इन दोनों का डिफरेंस है और वो है 68,000। जब भी हमारा करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, तो ये माइनस होंगे 68,000। उसके बाद आपको गिवन है क्वेश्चन में करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 59,000 और क्लोजिंग बैलेंस है आपको दिया गया 37,000। ओपनिंग बैलेंस है 59 और क्लोजिंग बैलेंस है 37,000। इन्वेंट्रीज जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही हैं इन्वेंट्रीज 22,000 से। और जब भी हमारा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो प्लस करते हैं, तो ये 22,000 प्लस हो जाएगा। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का आपको ओपनिंग बैलेंस है 23,000, क्लोजिंग है 26,000। इट मीन्स हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं 3,000 से। जब भी हमारा करंट एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। ये 3,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। चलिए अब हम इन सभी आइटम्स को हमारे क्वेश्चन में फिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी आइटम्स को जो है वो फिल कर लिया है। 22,000 पॉजिटिव में है और बाकी की दोनों अमाउंट्स को आपको जो है वो नेगेटिव में लिखना है क्योंकि हमें इन्हें माइनस करना है। कोई भी डाउट हो कि ये आइटम्स कैसे लिखी हैं, मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, तो आप पार्ट 7 एक बार जो है वो जरूर चेक करें, आपको वहां से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको इन तीनों आइटम्स को प्लस माइनस करके जो है वो यहाँ लिखना है बाहर आउटर कॉलम में। तो 22,000 माइनस 68,000 माइनस 3,000, ये आपका आएगा 49,000 नेगेटिव में। अब 49,000 नेगेटिव में है, आपको उसे इसके साथ जो है वो 2,61,000 के साथ जो है वो प्लस करना है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 212,000 पॉजिटिव में, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से माइनस करना है टैक्स पेड, इसे हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में जो है वो मेंशन किया है 16,000। इसे हम करेंगे यहाँ से माइनस। इसे माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आई है 1,96,000
कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम एडजस्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। प्लस करना है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को और माइनस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। बट हमें क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन नहीं है, तो इट मीन्स यही हमारा फाइनल आंसर होगा 1,96,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हमारा यहाँ पर आंसर नेगेटिव में आता तो हमें लिखना था कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब पॉजिटिव में है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं। अकाउंट्स में जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया है, आपको उन अमाउंट्स को जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो 3 आइटम्स यहाँ पर आएंगी। मैंने तीनों आइटम्स को जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आपको वर्किंग नोट नंबर जो है वो जरूर अपने क्वेश्चन में मेंशन करना है। अब बस आपको इन तीनों आइटम्स को प्लस माइनस करना है और आपको फाइनल अमाउंट जो है वो यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखनी है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 3,68,000 नेगेटिव में। नेगेटिव में आया है तो हम इसे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब नेगेटिव में है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो आपको लिखना है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सी पार्ट, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं, वहां पर जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया है, आपको उन्हें जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। आप देख सकते हैं 3 आइटम्स आएंगे यहाँ पर और मैंने तीनों आइटम्स को जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आपको भी इसी तरह से लिखना है और साथ में वर्किंग नोट नंबर जो है वो उन्हें जरूर मेंशन करना है। अब बस आप इन तीनों आइटम्स को प्लस कर दीजिए और जो है वो फाइनल आंसर यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख दीजिए। तीनों अमाउंट्स पॉजिटिव में आएंगी क्योंकि हम जो है वो रेज कर रहे हैं तीनों अमाउंट्स को। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1,77,000 पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो आपको लिखना है। अगर ये नेगेटिव में आता तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो आपको लिखना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इसे हम कैलकुलेट करते हैं A प्लस B प्लस C की हेल्प से। तीनों एक्टिविटीज का आंसर जो है वो आपको प्लस करना होता है। उसके बाद आपको फाइनल अमाउंट जो है वो यहाँ पर पता चलती है। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ लिख के बता देती हूँ। हमें करना है A प्लस B प्लस C। A मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका आंसर है 1,96,000। उसके बाद प्लस करना है बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आया है 3,68,000 नेगेटिव का। उसके बाद प्लस करते हैं सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर आया है 1,77,000। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 177 और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5,000। 5,000 पॉजिटिव में आया है तो इट मीन्स आपको यहाँ पर लिखना है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अगर नेगेटिव में आता तो आपको लिखना था नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब हम इसमें जो है वो प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब इसके लिए आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो है वो गिवन है। अब देखिए आपको करंट एसेट्स में एक तो गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ही एक पार्ट बनती है। तो करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है 5,000, वो आपको लिखना है यहाँ पर। और इसी के साथ आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी जो है वो क्वेश्चन में लिखा गया है और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 12,000। इन दोनों का टोटल कर लीजिए और इसे लिख दीजिए यहाँ आउटर कॉलम में जो आएगा 17,000। टोटल हमारे पास 17,000 के जो है वो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। अब आपको यहाँ पर
लिखना होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को। क्लोजिंग बैलेंस भी जो ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट्स आइटम्स लिखी हैं उन्हीं का ही आपको जो है वो क्लोजिंग बैलेंस भी लिखना है। तो इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 8000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 14000। ये आपका आ जाएगा 22,000। 8 + 14, 8000 + 14,000 22,000। ठीक है, अब आप इसे भी प्लस करके देखिए। 5000 नेट इंक्रीज जो आया था प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 17,000 इक्वल टू 22,000। इन दोनों को प्लस करके भी 22 बन रहा है और क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास 22 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस इधर से कैलकुलेट करके आएगा 5000 + 17,000 इक्वल टू 22,000, ये जो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उसके इक्वल जो है वो आना चाहिए। अगर तो आपका आंसर सेम आता है जितना ओपनिंग बैलेंस और नेट इंक्रीज प्लस करके आया है, और अगर उसका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है उसके इक्वल है, तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ये आपको और अच्छे से जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप उसके लिए जो है वो पार्ट नंबर 57 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व किया है उसे एक बार जो है वो ज़रूर चेक करें। आपको करंट इन्वेस्टमेंट का पॉइंट और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो लर्नर्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको अब काफ़ी हद तक जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हमें वर्किंग नोट्स किस तरह से बनाने हैं, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व और प्रेजेंट जो है वो आपको किस तरह से करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी जो क्वेरी है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम आगे के और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।